कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, ये समझिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। एडिशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये ऐड करने को कह रहा है। क्या कह रहा है ये? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब है इस एलिमिनेशन रिएक्शन का, समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये ए और बी कुछ इस तरीके से लगे हुए थे। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? सब बढ़िया, एकदम बढ़िया होना चाहिए बेटा। तो अभी तक हमने जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में सीखा, हमने नेमिंग सीख ली। जिस टाइप की नेमिंग ये पूछते हैं, फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, साइक्लिक, जैसा भी इन्होंने पूछा है, उन सब की नेमिंग सीख चुके हैं। कार्बन के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। मतलब एक बेसिक नॉलेज जितनी कार्बन के बारे में जाननी थी वो हम समझ चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रिएक्शन वाला पार्ट, कि जो बेसिक रिएक्शन होती है वो कैसे प्रोसीड होती है, उनमें क्या स्टेप्स होते हैं, कैसा क्या नॉलेज मुझे चाहिए होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कॉमन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कॉमन रिएक्शन। जैसे कुछ कॉमन रिएक्शन आपने सुनी होगी, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब ये सारे पार्ट अपन ने यहां पर पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं। मैं इन्हीं को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो सबसे पहला जो पार्ट आता है, सबसे पहला पार्ट आता है कंबशन रिएक्शन का। सबसे पहला पार्ट क्या आता है? कंबशन रिएक्शन का। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा? कंबशन का मतलब ही होता है जलना। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना। मतलब एक तरीके से आग लग रही है यहां पर। एक तरीके से क्या लग रही है? आग लग रही है। कंबशन का मतलब ही क्या है? कोई चीज जल रही है तो उसमें क्या होगा? कंबशन बोलूंगा। कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, यह समझिएगा। अगर मैं हाइड्रोकार्बन की बात करूं, हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर मैं इन हाइड्रोकार्बन के साथ ऑक्सीजन, एयर के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराऊं, तो एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने पर बेटा ये एक कंबशन प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। कंबशन प्रोसेस को प्रोसीड करके एक CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। कैसे होता है देखिए जरा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर दिया है CH4, लेट सपोज, और मैंने O2 एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। मैंने यहां जैसे रिएक्शन कराई तो मुझे यहां पर क्लियरली पता लग रहा है कि यहां जो बनने वाला है वो है CO2 गैस और वाटर मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन। यही कहा गया है हाइड्रोकार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर along with release फ्लेग्रेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। मतलब कोई चीज जलेगी तो फिर क्या प्रोड्यूस होगी बताइए आप? हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। मतलब बहुत बेसिक सा नॉलेज है। तो यहां सबसे मेजर जो पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, क्या वो मुझे यह बताना चाहिए कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, अगर मैं उन्हें O2 एयर के प्रेजेंस में बर्न करता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या मिलेगा? मुझे CO2 और वाटर मिलेगा। दैट इज कॉल्ड कंबशन प्रोसेस। मान लो किसी ने बोला कि कब कंबशन ज्यादा होगा। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि बेटा बताइए कब कंबशन प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या कंबशन प्रोसेस में ये जो एयर है ये तो मुझे एक्सेस में मिलने वाली है, ये तो मुझे किस में मिलने वाली है? एक्सेस में। इसका तो कोई मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस पर डिपेंड कर रहा है। भाई एयर है, एयर तो खूब मिल रही है, इसको कैसे आप नाप सकते हो? क्या इस CO2 के फॉर्म करने में, क्या इस CO2 के फॉर्म करने में क्या ऑक्सीजन का तो इन्वॉल्वमेंट है ही, क्या कार्बन का भी इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि CO2 किससे मिलकर बन रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है। क्या O2 एयर से मिल रहा है तो सब कुछ किस पर डिपेंड करने वाला है? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करने वाला है। मान लीजिए अगर यहां C2H6 होता, इथेन होता, तो क्या यहां 2 मोल ऑफ CO2 निकलते? सही कह रहा हूं। अगर C3 होता तो क्या 3 मोल ऑफ CO2 निकलते? C4 होता तो क्या यहां 4 मोल ऑफ CO2 निकलते? मतलब अगर मैं बोलना चाहूं कंबशन प्रोसेस, तो बेटा कंबशन प्रोसेस की बात करी जाए तो वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। इसको और बेसिक तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए आप कहीं पर आग लगती है तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। आप पहचानते कैसे हो कि बहुत आग लग रही है?
ज्यादा से ज्यादा धुआं निकल रहा होगा तो भैया ज्यादा आग लग रही होगी, कम धुआं निकल रहा होगा तो आग कम लग रही होगी। यही तो कंफर्म है। और वो जो धुआं है ना, वही है CO2। वही क्या है? CO2। तो जितना ज्यादा धुआं कब निकलेगा? जब कार्बन जलेगा। और कार्बन जलेगा मतलब जितना ज्यादा कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होंगे, जितने बड़ी चेन होंगी, क्या वहां कंबशन प्रोसेस ज्यादा होना चाहिए। तो क्या आपको ये पहला पार्ट समझ में आया कि ये कंबशन प्रोसेस क्या कहता है, कंबशन प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है? क्या ये दो चीजें अपन ने यहां पर सीख ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो तरीके से हम यहां पढ़ेंगे। पहला तरीका यहां लिखा हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कहलाता है। और एडिशन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब मैं इसको दो टर्म्स में और यूज कर रहा हूं। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बोलूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बोलूं तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और अगर मैं यहीं पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। मान लीजिए यहीं पर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट की बात की जाए तो मुझे बताइएगा बेटा कि हाइड्रोजन में क्या कहीं ना कहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? तो ये क्या बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेंगे। मतलब यहां पर भी मैं ये दो लाइन लिख सकता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। आपने रिडॉक्स में थोड़ा बहुत जब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया होगा तब आपने ये सब सीखा होगा कि अगर मुझे कहीं हाइड्रोजन ऐड करना होता तो वाटर मॉलिक्यूल करते थे न्यूट्रल। वो वही सारे कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट। और रिडक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर में रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन है। यही हम इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं और यही हम हाइड्रोजन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं। ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एडिशन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑक्सी वर्ड किससे रिलेट कर रहा है? ऑक्सीजन से। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। बाकी ये दोनों टर्म आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं या हाइड्रोजन ऐड होते हैं तो उससे रिडक्शन कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या हाइड्रोजन निकल रहे हैं तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आपको ये बात पूरी तरीके से दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, बात समझ में आती है आपको? चलिए आगे की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या है? एडिशन का मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये ऐड करने को कह रहा है। क्या कह रहा है ये? ऐड करने को। मतलब कोई भी चीज ऐड हो रही है तो क्या मैं उसे एडिशन रिएक्शन बोलूंगा। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में एक बात ये भी आती है कि सर ऐड हो रहा है तो कैसे ऐड हो रहा होगा? ऐड हो रहा है तो ये कैसे ऐड हो रहा होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्कीन है। मेरे पास मान लीजिए मेरे पास क्या है? कोई एक एल्कीन है। ठीक, यहां पर CH2 दो वैलेंसी फ्री है तो मैंने यहां पर CH2 और CH2 लगा दिया। ठीक है, मान लीजिए मुझे इस पर कोई कंपाउंड ऐड, कोई एटम ऐड करना है, कोई A और B ऐड करना है। मान लीजिए यहां पर मुझे क्या ऐड करना होता? मान लीजिए मुझे यहां ऐड करना होता AB, लेट्स सपोज। तो क्या एडिशन रिएक्शन में जब इसकी वैलेंसी फ्री होगी तभी तो चीजें ऐड हो पाएंगी। अगर आपने डायरेक्टली ऐड कर दिया तो क्या इसकी वैलेंसी कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएंगी? और वैलेंसी ज्यादा हो जाएंगी बेटा तो तुम मुझे बताओ, कार्बन 5 वैलेंसी थोड़ी बनाता है, कार्बन तो 4 ही बनाता है ना। तो अगर यहां कुछ जोड़ना है तो क्या इसका एक मल्टीपल बॉन्ड हमें तोड़ना होगा। अच्छा, ये मल्टीपल बॉन्ड कब बना होगा? ये मल्टीपल बॉन्ड तब बना होगा जब इसने कहीं ना कहीं अपने एक इलेक्ट्रॉन को उसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया होगा। सही कह रहा हूं क्या मैं? तभी तो ये पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। अगर ये पाई बॉन्ड इसी फॉर्म में वापस आ जाए तो क्या कहने का मतलब है, क्या ये पाई बॉन्ड टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? बताओ। दो इलेक्ट्रॉन लेकर बना था,
अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस से लेकर, क्या ये कुछ इस तरीके से दिखेगा या नहीं दिखेगा? और जैसे ही ये इस तरीके से दिखेगा बेटा, तुम मुझे बताओ इस फ्री वैलेंसी पर मुझे क्या ऐड करना चाहिए? इस फ्री वैलेंसी पर मुझे कहीं ना कहीं ए और बी ऐड करना चाहिए। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं, कहीं ना कहीं इसी रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। इसे हम क्या कहेंगे? एडिशन रिएक्शन। मैंने कोई भी चीज हटाई नहीं है बेटा, कोई भी चीज रिप्लेस नहीं की है, मैंने एक दोनों चीजों को ऐड किया है, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन नहीं, इसीलिए ये एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं। एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब ही है ऐड होना। एडिशन का मतलब क्या है? ऐड होना। इसका मतलब अब ऐड कब होंगे? जब ये दो वैलेंसी कहीं ना कहीं यहां ऐड होने के लिए इसकी एक वैलेंसी को फ्री करना होगा, तभी ये ऐड हो सकते हैं। कुछ भी ऐड कर सकते थे आप, ए बी की जगह कुछ और भी ऐड कर सकते थे। हो सकता है ये मल्टीपल बॉन्ड डबल ना होके ये ऐसा भी हो सकता था कि ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाता। अब मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, अब मुझे ए और बी ऐड करना है। ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन मुझे ए और बी ऐड करना है। तो जब ए और बी आप ऐड करोगे तो आप मुझे बताओ, क्या आप वैलेंसी को फ्री करोगे? और वैलेंसी को फ्री करोगे, इसका कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अब ए और बी किस पर जुड़ जाएंगे? सी पर जुड़ जाएंगे। और एक ही पाई बॉन्ड हटेगा। एक ही पाई बॉन्ड क्यों हटा? क्योंकि मुझे एक एक वैलेंसी ही तो जोड़नी थी। अगर मान लो फिर से जोड़ना हुआ ए बी, तो फिर से जोड़ने के लिए क्या मुझे फिर से पाई बॉन्ड तोड़ने होंगे? और जब मैं फिर से पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो मुझे बताइए, क्या फिर से यहां पर ए और ए, बी और बी इस तरीके से जुड़ सकते हैं या नहीं जुड़ सकते? बताइए आप। इसका मतलब एडिशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है, लिखा हुआ है अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और मोर देन कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। हो सकता है यहां, अच्छा ये बात हम और आगे पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि यहां पर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट ही बने। हो सकता है बी उधर कहीं जुड़ जाता, ए इधर कहीं जुड़ जाता, मतलब एक पॉसिबिलिटी में मेजर भी बनता और माइनर भी बनता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। अब बात आती है एलिमिनेशन रिएक्शन की। अच्छा, एडिशन रिएक्शन में एक छोटी सी बात और मैं आपको बताता हूं। मुझे आप ये बताइएगा, अगर मैं इस पाई बॉन्ड की बात करूं तो बेटा पाई बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा है। पाई बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। और सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई अच्छी चीज फॉर्म हो रही है तो क्या मुझे वहां मेहनत करने की जरूरत होगी? नहीं, क्योंकि वहां मुझे पता है कि यार पाई बॉन्ड जो होता है ना, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं अगर मैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं अगर मैं, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और जब पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब कोई अच्छी सी चीज बन रही है और बेटा कोई तगड़ी चीज बन रही होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही होगी। और रिलीज एनर्जी को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हो, मतलब यहां एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। इसीलिए ये क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक में क्या होता है? एनर्जी देनी पड़ती है। अच्छा, देनी कहां पड़ेगी? जहां आपको तगड़ी चीज तोड़नी हो, बेकार चीज बनानी हो। यार तगड़ी चीज टूटना क्यों चाहेगी? तगड़ी चीज टूटना तभी तो चाहेगी जब तुम उसको प्रेशराइज करोगे, उसको काफी सारा हीट दोगे, मतलब कहीं ना कहीं एनर्जी तुम दे रहे हो, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, इसीलिए वो क्या होंगे? एंडोथर्मिक होंगे। लेकिन ये क्या होंगे? ये एक्सोथर्मिक होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एक वीक बॉन्ड को तोड़ा है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को फॉर्म किया है। क्या आपको बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या मतलब है इस एलिमिनेशन रिएक्शन का? समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास ये ए और बी कुछ इस तरीके से लगे हुए थे, ठीक है। बाकी बची वैलेंसी पे मैं हाइड्रोजन डोनेट कर दे रहा हूं। अब मान लो मुझे कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? निकालना। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? हटाना। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि अगर मुझे ए बी रिलीज करना हो तो आप सोच के बताइएगा,
ए बी रिलीज करने का मतलब है कि एक वैलेंसी यहां से निकले, एक वैलेंसी यहां से निकले, और जब वैलेंसी फ्री होती है बेटा तो मुझे बताओ क्या फ्री वैलेंसी को हम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि ये बने किससे होंगे? दो इलेक्ट्रॉन लेकर। ये किससे बने होंगे? दो इलेक्ट्रॉन लेकर। अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो मैंने उसको ही क्या कर दिया है? शो कर दिया है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपने पास पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग करके एक एल्कीन फॉर्म करेंगे। इसका मतलब एलिमिनेशन में क्या फॉर्म हो रहा है? एक मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब बात यह आती है कि सर एडिशन एलिमिनेशन का उल्टा है क्या? बेटा वही तो हुआ है। आप वहां पर बॉन्ड तोड़कर पाई बॉन्ड बना रहे हो, और वहां एडिशन में क्या किया था आपने? पाई बॉन्ड को तोड़ा था और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया था। अब तुम मुझे बताओ क्या तुमने कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड को तोड़ा है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं तुमने पाई बॉन्ड को फॉर्म किया है? मुझे बताओ क्या तुम चाहोगे कि तगड़ी चीज बने या बेकार चीज बने? तगड़ी चीज बने। लेकिन सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक बॉन्ड होता है। तो मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग को तुम तोड़ रहे हो यार, क्या वो आसानी से टूटेगा? नहीं। इसका मतलब कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस तुम्हें देनी पड़ेंगी, और वो एक्सटर्नल कंडीशन हीट के फॉर्म में हमें देनी पड़ती है। इसका मतलब मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा? हीट रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक वीक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो। आप कभी चाहोगे कि आप बिल्कुल स्टेबल हो और अनस्टेबल हो जाओ? नहीं ना। लेकिन कोई प्रेशराइज करेगा नहीं, तो तुम्हें करना ही करना है। तो अब तुम कहीं जाके अनस्टेबल कंडीशन में जाओगे, मतलब कहीं एक्सटर्नल कंडीशन तुम्हें देनी पड़ रही है। मतलब इस एक्सटर्नल कंडीशन को यहां मैं क्या बोलूंगा? बॉन्ड को वीक करना। और बॉन्ड वीक कब होता है? जब हम हीट देते हैं उसे, क्योंकि हीट देंगे तो बॉन्ड में वाइब्रेशन आएगी, और वाइब्रेशन आएगी तो बॉन्ड कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। क्या आपको यह बात क्लियर समझ में आ गई? इतना आपको क्लियर आना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो मुझे बताइए क्या एलिमिनेशन रिएक्शन में अ केमिकल रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ अ लिविंग ग्रुप टू फॉर्म अ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए आपने दो चीजें पढ़ी थी लेक्चर नंबर 1 में। अगर मान लीजिए नहीं पढ़ी है तो आप आधार जेई ब्रिज कोर्स में जाएं और वहां पर लेक्चर नंबर 1 आप पढ़ सकते हैं। वहां आपको क्लियरली पता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड एंड व्हाट इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड का मतलब है कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्म होना, कहीं ना कहीं साइक्लिक का फॉर्म होना। मतलब अनसैचुरेशन का सिंपल सा मतलब है एल्कीन, एल्काइन, साइक्लिक, और सैचुरेटेड का क्या मतलब है? एल्केन। तो क्या ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल फॉर्म कर रहा है। तो क्या यही एलिमिनेशन रिएक्शन है? स्ट्रॉन्ग से वीक दे रहे हो, स्ट्रॉन्ग से वीक दे रहे हो, मतलब स्ट्रॉन्ग को तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब एनर्जी देनी पड़ती है बेटा इसका मतलब डेल एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और डेल एच पॉजिटिव है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? भाई वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का सिंपल सा मतलब है रिप्लेस करना। क्या करना? रिप्लेस करना। आप मुझे बताओ अगर मुझे किसी चीज को रिप्लेस करना है, मतलब आपने क्या किया होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास यहां पर CH3 है, यहां पर भी H है, कुछ इस तरीके से बना दिया है, और मैंने यहां पर किसी भी एक हैलाइड को ले लिया, Cl2 को ले लिया, ठीक है। और हीट क्यों लूंगा ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, हीट मैंने क्यों ली है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम कोई भी चीज सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो क्या यहां पर आपके पास दो कंडीशन होगी? कौन कौन सी दो कंडीशन होगी? जरा ध्यान से देखिएगा। पहली कंडीशन यह हो सकती थी कि तुम C और C बॉन्ड को तोड़ते, इस पूरे को निकालते और Cl को ऐड कर देते। मतलब एक फर्स्ट कंडीशन होती कि तुम C बॉन्ड को तोड़ देते और चीजों को रिप्लेस कर देते। या एक तरीका यह हो सकता था कि तुम H को तोड़ो और Cl वहीं लगा दो। तो तुमने क्या तोड़ा? CH बॉन्ड को तोड़ा। अब बताओ जरा, अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं,
अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ में सीसी बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और सीएच क्या होता है, वीक होता है। तो तुम किसको तोड़ना चाहोगे, कौन इजीली टूटेगा, सी एच टूटेगा या सी सी टूटेगा? तो आंसर क्या है, सी एच है। मतलब तुम ये जो प्रोसेस कर रहे थे, क्या ये गलत हो जाएगा और ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब तुमने यहां पर ये बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, किसको तोड़ना है, सी एच बॉन्ड को तोड़ना है। तो मुझे बताओ, यहां CH3 एज इट इज आ जाएगा, एक H को रिप्लेस करके मैंने क्या लगा दिया है, Cl लगा दिया है। मतलब यहां पर क्या हुआ है, यहां रिप्लेसमेंट हुआ है, यहां क्या हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। और इसी चीज को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहां क्या बोला गया है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच एन एटम, आयन और ग्रुप ऑफ एटम in a molecule is replaced by another atom, ion or group is known as substitution reaction, is known as substitution reaction। तो ये कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में क्लियर पता लग गया कि क्या होता है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बात आती है सर आपने हीट क्यों लिया। बेटा एक चीज बताओ, अगर मैं हीट की बात करूं तो क्या यहां पर भी आप एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ रहे हो? बेटा सिग्मा बॉन्ड इतनी आसानी से तो नहीं टूटता, इतना तो उसमें दम होती है कि उसको थोड़ी बहुत हीट तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। और यहां बेटा ये थोड़ी बहुत हीट कम नहीं होती है, ये अप्रॉक्सीमेट 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसी को कभी कभी सनलाइट भी बोलते हैं, HMU के प्रेजेंस में भी रिएक्शन होती है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है रिप्लेस करना, और आप रिप्लेस कर रहे हो, इसीलिए उस रिप्लेसमेंट को हमने क्या बोला, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला। तो क्या अब आपको मुझे बताइएगा, एडिशन रिएक्शन क्या थी, चीजों को ऐड किया था, मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक किया था, चीजों को ऐड किया था। अच्छा उसके बाद तुमने ये पढ़ा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। एलिमिनेशन में तुमने चीजों को हटाया था, मल्टीपल बॉन्ड बनाया था। फिर तुमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़े थे। अच्छा ऑक्सीडेशन को अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म्स में बोलूं तो क्या मतलब था, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन। लेकिन अगर किसी को मैं हाइड्रोजन के टर्म्स में बोलूं तो क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोलूं तो क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना ऑक्सीडेशन। तो क्या ये पूरी चीज रिवाइज हो गई है जितना अभी तक हमने पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द सम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। कुछ 10th में आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए थे जिनकी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी थी, और बहुत ही इजी वे में आप समझ भी गए होंगे क्योंकि वो प्रॉपर्टीज क्या थी। मैं आपको एक बार और ओवर थ्रू कराता हूं कि यहां पर मैं क्या पढ़ना है। यहां हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। यहां हम जितनी ये रिएक्शंस थी ना, हम इसे उसके साथ अप्लाई करने वाले हैं। हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। कहने का मतलब, अगर मेरे पास इथाइल एल्कोहल नाम की चीज है, कौन सी चीज बोल रहा हूं मैं, इथाइल एल्कोहल, यही हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं। अगर मैं इथेनॉल की बात करूं तो इथेनॉल का मतलब ही क्या है, इथेनॉल का मतलब है C2H5OH। अगर मैं थोड़ा हाइड्रोजन भी बना दूं तो कहीं ना कहीं ये है इथाइल एल्कोहल। दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोहल मतलब OH ग्रुप। ये हमने लेक्चर नंबर 2 और 3 में पूरी तरीके से नेमिंग पढ़ी थी, किसकी, कार्बन की, फंक्शनल ग्रुप की, साइक्लिक कंपाउंड की, सबकी नेमिंग बहुत आराम से पढ़ ली थी। ठीक है, तुम मुझे बताओ एथेनॉल की अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, एथेनॉल आपने दुनिया भर में देखा होगा, फैला हुआ है बेटा, है ना, आपने सुना भी होगा। ठीक है, मैं बोल नहीं रहा हूं, आप जान रहे हो कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथेनॉल की बात करूं मैं, तो एथेनॉल एक अल्कोहल है। अल्कोहल अगर मैं बात करूं कैसा दिखता है, तो बेटा एक क्लियर एंड कलरलेस होता है। इसमें कोई कलर नहीं होता, आप आर पार देख सकते हो, चीजें आपको दिखेंगी। आपने घर में भी किसी को देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स में स्मेल की बात करूं तो ये प्लीजेंट स्मेल का होता है, थोड़ा बर्निंग टेस्ट टाइप का आता है, बर्निंग टेस्ट टाइप का आता है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के साथ सॉल्युबल है। अच्छा ये चीज हम कैसे देखते हैं कि कौन सॉल्युबल है और कौन सॉल्युबल नहीं है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि अगर मैं किसी भी कंटेनर में मान लीजिए मेरे पास वाटर है, क्या मैं वाटर की बात करूं तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है।
पोलर लाइक्स पोलर, क्या अल्कोहल भी पोलर सॉल्वेंट है? पोलर की बात क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि अगर कहीं पर नेट चार्ज होता है तो उसे हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। कहीं ना कहीं उसमें क्या बोलती है? पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो फिर चार्ज के साथ अट्रैक्शन भी होगा, कहीं ना कहीं रिपल्शन भी होगा। मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक सॉल्वेंट, यही एक बेसिक कंडीशन है। अगर मैं यही कोई ऐसा नॉन पोलर लेता ना, नॉन पोलर का मतलब जहां कोई चार्ज ही ना हो, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर मैं कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लेता जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे हैं, कोई चार्ज सेपरेट ही नहीं हो रहा है, तो मुझे बताओ क्या पोलर नॉन पोलर को कभी लाइक करेगा? नहीं करेगा। मतलब वाटर इसके साथ क्या है? इसके साथ डिसॉल्व करेगा क्या? इसके साथ डिसॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर पोलर और पोलर की बात करूं तो ये इसके साथ क्या कर लेगा? ये इसके साथ डिसॉल्व हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी यहां समझाई गई है कि किस तरीके से वाटर में क्या है? सॉल्युबल है। लास्ट वाला पॉइंट देखिए जरा, हाईली फ्लेमेबल है। ये बेटा अगर आग लगा दो ना इसमें जल जाएगा, ठीक है? हाईली क्या है? फ्लेमेबल है, ठीक है? तो ये बात आपको क्या क्लियर समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम इथाइल अल्कोहल को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। अगला जो पार्ट है अपना इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड, वो है रिएक्शन का पार्ट। वो किसका पार्ट है? रिएक्शन का पार्ट है। मतलब मुझे क्लियर वे में क्या सीखना होगा? मुझे इथाइल अल्कोहल से रिलेटेड रिएक्शन सीखनी होगी। अब आप बताइए, अल्कोहल है, अल्कोहल में कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है, जरा यही हमें देखना है। हमने जो पढ़ी हुई है उन्हीं से रिलेट करता हुआ देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहा है। तो सबसे पहले रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम जरा देखिएगा क्या करता है। अगर मैं यहां पर C2H5OH लूं, मैं यहां पर H ठीक है दिखा देता हूं, लेकिन आपको पता है कि यहां H कितने हैं और कैसे हैं। रिएक्शन हो रही है सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन हो रही है? सोडियम के साथ रिएक्शन हो रही है। सोडियम क्या करता है? क्या आपने सोडियम की बेसिक प्रॉपर्टी जानी हुई है कि सोडियम की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि सोडियम कहीं ना कहीं सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सोडियम सोडियम पॉजिटिव में ब्रेक होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। क्यों ऐसा किया उसने? क्या मैंने एक प्रॉपर्टी आपको पीरियोडिक टेबल में अपने सुनी होगी कि अगर किसी को स्टेबल होना है तो उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट होना चाहिए। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक फुलफिल होती है, इसका मतलब बहुत स्टेबल कंडीशन होती है। सोडियम एस ब्लॉक में है ना, एस में आप देखिए जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किए, क्या वो तुरंत नोबल गैस में आ जाएगा? और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। तो यहां जो रिएक्टिव पार्ट है क्या वो इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन का सिंपल सा मतलब है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 से ज्यादा है, अगर वो उनसे कनेक्टेड हैं तो फिर वो क्या है? एसिडिक H है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन इस एसिडिक H के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन को उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस करता है। अब सोच के देखो, H को तुमने एक इलेक्ट्रॉन दिए तो H को क्या मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन को मिलेंगे और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो O पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। सोडियम पॉजिटिव है तो यहां क्या आ जाएगा? सोडियम पॉजिटिव। और इस तरीके से ये बन जाएगा। H रेडिकल क्या करता है बेटा? H रेडिकल अकेला तो होगा नहीं, इसके साथ तो कई सारे H रेडिकल होंगे। तो ये H रेडिकल फॉर्म करके क्या फॉर्म करता है? H2 गैस फॉर्म करता है। कौन सी गैस फॉर्म करता है? H2 गैस फॉर्म करता है। बहुत बेसिक सी रिएक्शन देखो आप, रटो नहीं यार, एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है? चीजों को हम अभी तक रटते ही आए हैं, ठीक है? अगर थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे तो हम जरूर ये चीजें जान लेंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप कोशिश करना कभी मत छोड़ो यार, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है? चलिए, तो आपको सोडियम के साथ रिएक्शन समझ में आई कि सोडियम के साथ ये क्या बनाता है? एक सॉल्ट फॉर्म कर लेगा कुछ इस तरीके से, ऑक्साइड, इथॉक्साइड। एथेनॉल से क्या बन गया? इथॉक्साइड आयन बन गया। तो ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाती है। अब बात आती है कि यहां पर अल्कोहल की जब सोडियम के साथ रिएक्शन हुई तो क्या बनना चाहिए? ऑक्साइड माइनस बनना चाहिए और हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए। दूसरा जरा देखो, रिएक्शन गिव्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या मतलब है इस अनसैचुरेटेड का?
अनसैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है कहीं ना कहीं एल्कीन फॉर्म हो रही होगी। क्या फॉर्म हो रही होगी? एल्कीन फॉर्म हो रही होगी। इस टर्म्स को जरा देखो कि तुम इथाइल अल्कोहल लेकर चले हो बेटा, इथाइल अल्कोहल लेकर चले हो और इससे तुम्हें क्या बनाना है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। इससे तुम्हें क्या बनाना है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है। अगर मैं इस OH को रिलीज कर दूं, जस्ट लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन, कैसे किया था आपने? एलिमिनेशन में आपने इधर का एक एटम, इधर का एक एटम रिलीज किया था और वैलेंसी को फ्री करते ही वो वैलेंसी आपस में क्या बना ली थी? बॉन्ड बना ली थी। अगर ये OH और H रिमूव हो जाए तो क्या ये वाटर फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे, और वाटर का निकलना क्या ये डिहाइड्रेशन कहलाता है? क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। अब जैसे ही तुम हीट दोगे ना तो ये काम हो सकता है, और ये काम क्या हुआ? एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड हुआ, क्योंकि वैलेंसी फ्री हुई और वैलेंसी फ्री होते ही यहां पर क्या बन गया? एक एल्कीन बन गई। क्या बन गई? एक एल्कीन। इसका मतलब हीट के प्रेजेंस में अगर मैं ये रिएक्शन कराऊं तो अल्कोहल की ये रिएक्शन भी क्या है? यहां पर पॉसिबल है। क्या आपको ये क्लियर पता लग गया कि किस तरीके से एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहां पर फॉर्म हो रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर? अच्छा, इसी से रिलेट करता हुआ मैं एक एग्जांपल दे सकता था कि जरूरी नहीं है ये इथाइल अल्कोहल के साथ ही हो, ये अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी है, या फिर इसे तुम बोल सकते हो टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। आपने IUPAC पढ़ा है, अगर आप प्रोपेन टू ऑल बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहां मान लीजिए अगर मैंने हीट के प्रेजेंस में वाटर को निकाला होता तो ये OH इस H के साथ भी निकल सकता था, ये OH इस H के साथ भी निकल सकता था। मतलब ये एल्कीन फॉर्म हो सकती थी या फिर ये एल्कीन फॉर्म हो सकता था, और दोनों ही क्या है? सेम है। इसीलिए क्या वो एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगी। मतलब क्या एक ही एल्कीन बनने वाली है। यहां मैंने दो ही कार्बन लिए थे तो मैंने वैलेंसी को फ्री किया, और वैलेंसी जैसे ही फ्री हुई, OH और H जैसे ही निकले वैसे ही इन्होंने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बनाते ही क्या बन गया? एक एल्कीन फॉर्म हो गई। तो आपको ये दो रिएक्शन पूरी तरीके से ध्यान रखनी है कि सोडियम के प्रेजेंट में क्या होता है? सोडियम हमेशा एसिडिक H को रिमूव करता है। H किस फॉर्म में रिलीज हुआ? हाइड्रोजन गैस में रिलीज हुआ, और बाकी बचा हुआ पार्ट एक ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। जब हमने हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में चेंज किया, अनसैचुरेटेड में चेंज करना मतलब आपने कहीं ना कहीं सिग्मा को पाई में चेंज किया है। सिग्मा को पाई बॉन्ड बनाना मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को एक वीक बॉन्ड में फॉर्म कर रहे हो, मतलब यहां तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही थी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है एथनोइक एसिड। कुछ का कॉमन नेम क्या है? एसिटिक एसिड है। एथनोइक मतलब दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक, और दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक मतलब CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COH। ये है प्रोपेनोइक। दो कार्बन थे ना, तो CH3 CH2 COH ना होकर ये है प्रोपेनोइक बेटा, और आपसे बोला गया है एथनोइक। एथनोइक का मतलब क्या हुआ? एथनोइक का मतलब दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है। और कल के लेक्चर में, क्या आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 3 में कुछ कॉमन नेम बताए थे? कॉमन नेम कैसे बताए थे कि एक कार्बन कंटेनिंग है कार्बोक्सिलिक तो फॉर्म टाइप का नाम आता है फॉर्मिक बोलते हैं। दो कार्बन है तो एसिड, एसिटिक एसिड हो गया। तीन है तो प्रोपियोन, चार है तो ब्यूटाइल। इसी तरीके से क्या यहां दो थे तो नाम क्या आया? एसिटिक एसिड नाम आया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की कि एसिटिक एसिड किस तरीके से क्या बिहेव करता है। एसिडिक एसिड एक कलरलेस लिक्विड है, वही पंजेंट स्मेल है। ठीक है, सोर इन टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है। सॉल्युबल इन वाटर और कोर्सिव इन नेचर। नेचर में क्या होता है? पूरी तरीके से कोर्सिव होता है। तो अब आपको बताता हूं मैं सॉल्युबिलिटी। क्या सॉल्युबिलिटी का पूरा नॉलेज यहीं से है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक है तो मुझे बताओ CH3 COH, क्या यहां पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है? डिफरेंस है, मतलब ये पोलर है। वाटर क्या है? पोलर है, और वाटर पोलर, ये पोलर, पोलर लाइक्स पोलर, मतलब ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही क्या है? डिसॉल्व हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। तो वाटर में क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। अब आती है इसकी रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वर्ड से समझो, कुछ चीजें होती है जिनके शब्दों में उनका मतलब होता है, जिनके शब्दों में उनका क्या होता है? मतलब होता है। एस्टरिफिकेशन मतलब कहीं ना कहीं एक एस्टर फॉर्म हो रहा है।
कहीं ना कहीं क्या फॉर्म हो रहा है, एक एस्टर फॉर्म हो रहा है। एस्टर का फॉर्मेट कैसा होता है पहले ये जानते हैं। एस्टर हम कहते हैं किसी भी एल्काइल कंटेनिंग में OH की जगह अगर OR लग जाए, OH की जगह क्या लग जाए, OR लग जाए, तो इसे हम एस्टर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एस्टर। अब ये एस्टर कैसे बना होगा, वही तो प्रोसेस एस्टरिफिकेशन है। तो एस्टरिफिकेशन क्या कैसे बनता है बेटा, एस्टरिफिकेशन में एक एसिड और एक अल्कोहल जब हम हीट के साथ डिहाइड्रेशन प्रोसेस करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, तो ये क्या बनता है, एक एस्टर बनता है। क्या बनता है, एक एस्टर बनता है। कैसे बनता है जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मान लो मैंने यहां पर लिया है RCOOH, क्या लिया है मैंने यहां पर, RCOOH, और एक अल्कोहल लिया है ROH। यहां R क्या है, यहां R एक एल्काइल कंटेनिंग ग्रुप है, एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, उसे हमने क्या नाम दिया है, R का नाम दिया। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अल्कोहल है, इनकी रिएक्शन जब तुम कराते हो ना, तो इनकी रिएक्शन में अल्कोहल का हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक का OH, अल्कोहल का हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक का OH वाटर फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। और जैसे ही वाटर फॉर्म में रिमूव हुए, बचा हुआ पार्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, बचा हुआ पार्ट RC डबल बॉन्ड O और OR, ये ऐड हो जाते हैं और ये ऐड होके एक एस्टर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, एक एस्टर फॉर्म करते हैं। एक और रिएक्शन होती है इसका रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस को हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन। क्या नाम देते हैं इसको, स्पोनिफिकेशन या सपोनिफिकेशन भी लोग बोलते हैं इसको। फॉरवर्ड प्रोसेस को क्या बोला, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन। और रिवर्स प्रोसेस को क्या बोला, रिवर्स प्रोसेस को स्पोनिफिकेशन बोला। मतलब अगर मुझे कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाए तो क्या बनेगा, एक एस्टर बनेगा। क्या बनेगा, एक एस्टर बनेगा। इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एस्टरिफिकेशन नाम देते हैं। ठीक है, अब रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। मतलब एस्टर से फिर से आपने क्या किया, अल्कोहल अलग कर दिया, एसिड अलग कर दिया, इसे क्या बोलते हैं, स्पोनिफिकेशन। हम सोप और डिटर्जेंट पढ़ेंगे ना, तो वहां ये प्रोसेस आएगा, स्पोनिफिकेशन, रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, वाटर ऐड किया, यहां वाटर रिमूव कर दिया। क्या कोई भी एस्टर फॉर्म कर सकते हो, तुम बिल्कुल कर सकते हो। जरा देखिएगा, एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए ये है CH3COOH और यहां दिया हुआ है CH3OH। मैंने आपको क्या बताया था, जब आप एस्टरिफिकेशन करते हो तो एस्टरिफिकेशन में किसका हाइड्रोजन जाता है और किसका OH जाता है। अभी आपने देखा था, आपने देखा तो आपको पता लगा अल्कोहल का तो H जाता है और इसका OH जाता है। तो बचा हुआ पार्ट क्या हुआ, CH3, C डबल बॉन्ड O, और वहां क्या बचा, OCH3, और ये क्या बन गया, एक एस्टर बन चुका है। एक क्वेश्चन जरा और करिए, आप बताइएगा जरा बहुत ध्यान से बेटा। C2H5 C डबल बॉन्ड OOH है, रिएक्शन कराई है CH3OH के साथ और आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है। क्या आपको इतना पता है कि अल्कोहल से क्या जाता है, अल्कोहल से H जाता है और कार्बोक्सिलिक से OH जाता है। जब मैं इन्हें मिलाकर लिखूंगा तो C2H5 C डबल बॉन्ड O OCH3 बनेगा। इसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन प्रोसेस। क्या आपको ये पहली रिएक्शन पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि ये एस्टरिफिकेशन क्या कहना चाहता है। अब बात आती है रिएक्शन विद बेस। यार बेस से रिएक्शन हो रही है तो क्या होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया भैया। बेस का मतलब क्या है, कोई ना कोई OH नेगेटिव, कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके, क्या वही बेस होता है। अब बात आती है कि यार हाइड्रोजन लेगा कौन सा। मान लो ये R के पास भी हाइड्रोजन है, कार्बन कंटेनिंग के पास भी हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन है। तो ये क्या करता है, जब H+ लेता है तो सोच के देखो, ये तो H+ में निकल गया, इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या ऑक्सीजन को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को मिलेंगे तो तुम मुझे बताओ बेस को क्या करना चाहिए था, बेस को एसिडिक H लेना चाहिए था और पूरे इलेक्ट्रॉन वापस कर देने चाहिए थे। अगर नेगेटिव की बात करो तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी कहां अच्छी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा अच्छी हो। O पे नेगेटिव तगड़ा है या C पे नेगेटिव तगड़ा है, O की EN ज्यादा होती है, इसलिए O पे नेगेटिव बेस्ट होता है। तो मुझे बताओ जब ये एसिडिक H लेगा तो क्या ये RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, मान लो NaOH लेके चले थे हम, तो Na
यहां लग जाएगा और OH और H लेकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। OH और H मिलाकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये है रिएक्शन विद बेस। ये है कौन सी प्रोसेस, रिएक्शन विद बेस। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है इसमें। नेक्स्ट एक और पार्ट आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एक NaSCO3 और एक होता है Na2CO3। कैसे दिखते हैं ये जरा ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ और O माइनस यहां H, मतलब ये कुछ इस तरीके से यहां पर प्रोसीजर में आपको दिख जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये है NaHCO3। अब Na2CO3 कैसा दिख रहा होगा, मतलब यहां पर ये वाला H भी चला गया होगा और उस पर क्या लग गए होंगे, उस पर Na पॉजिटिव लग गए होंगे। तो सोच के देखो ये करने क्या चाहिए, क्या ये बेस है, क्या ये बेस है, तो बेस को क्या करना चाहिए था, बेस को एसिडिक H लेना चाहिए। और कहां से लेना चाहिए, कार्बोक्सिलिक से लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए, कार्बोक्सिलिक से लेना चाहिए। यही तो प्रोसेस अभी जस्ट पहले हम पढ़ के आए हैं। बस वहां क्या था, वहां NaOH था और यहां क्या है, यहां NaHCO3 है। क्या आपको यह बात पूरी तरीके से क्लियर होती है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि ये क्या करना चाहिए इनको। ये तो भैया नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग है। अच्छा नेगेटिव क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि बेस है। अच्छा इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन के H को देगा या ऑक्सीजन के H को देगा, तो भैया ऑक्सीजन के H को देगा। अच्छा ऑक्सीजन के H को क्यों देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनना अच्छी बात है, स्टेबल बात है, और कार्बन पे H बनना क्या है, कम अच्छी बात है। तो मुझे बताओ ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करना चाहिए, ये नेगेटिव इस एसिडिक H को लेना चाहिए। और जैसे ही एसिडिक H को लेगा तो यहां बनेगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पर जैसे ही ये H ले लेगा क्या इसको H2CO3 बनता हुआ दिख रहा है। और H2CO3 बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर क्या बन जाएगा, H2CO3 और Na पॉजिटिव यहां लग जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैं अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसकी बहुत अलग कंडीशन है कि बहुत एसिडिक वाले कैरेक्टर के साथ कर देता है लेकिन लेस एसिडिक के साथ नहीं करता है। तो ध्यान रखना NaSCO3 की अगर मैं खास बात बोलूं तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि NaSCO3 अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं देता लेकिन एसिड के साथ रिएक्शन देता है। तो मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि अल्कोहल और एसिड को डिस्टिंग्विश करना है, अल्कोहल और एसिड को अलग अलग करना है, तो एसिड और अल्कोहल को अलग अलग हम किसके द्वारा कर सकते हैं, हम इसके द्वारा कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ गई। अब आती है बात रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बात वही है बेटा, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इसका मतलब NaSCO3, मतलब एक जैसी कहानी है। अगर मुझे Na2CO3 लेना होता, 2 माइनस थे तो भैया 2 मोल ले लो, 1 माइनस है तो भैया 1 मोल ले लो, इतनी सी बात है बस। तो बताओ NaHCO3 में हमें 1 मोल लेना चाहिए, बात बिल्कुल सेम है, H निकलेगा और NaSCO3 क्या बना लेगा, O माइनस Na+ और ये H2CO3, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो एक जैसे रिएक्शन है, बस एक बेस था, बेस ने हमेशा क्या लिया, एसिडिक एसिड लिया, और एसिडिक एसिड लेते ही यहां पर क्या हो गई, रिएक्शन प्रोसीड हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अपना सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप एंड डिटर्जेंट जनरली आप जानते हैं, ठीक है, साबुन और वॉशिंग पाउडर टाइप की चीजें आपने सुनी हुई हैं। लेकिन अब आपको मैं ये बताऊंगा कि सोप और डिटर्जेंट्स में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये कहीं ना कहीं सॉल्युबल होते हैं, कुछ पार्ट इसका इनसॉल्युबल होता है इन वाटर। अब मुझे ये जानना है कि ऐसा क्या होता है यहां पर, तो अलग अलग पार्ट में इसे हम समझेंगे। सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं सोप का। सोप क्या होते हैं बेटा, सोप का अगर मैं जनरल फॉर्मेट बोलूं तो जनरल फॉर्मेट होता है कहीं ना कहीं ये पोटेशियम या फिर सोडियम के सॉल्ट होते हैं, कहीं ना कहीं पोटेशियम और सोडियम के क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये सॉल्ट होते हैं। या तो ये R फॉर्म सोडियम का होगा या तो ये ऑक्साइड माइनस पोटेशियम का होगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम सोप कहते हैं।
अब यहां पर कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, जैसे ये R जो है ना, ये काफी ज्यादा मतलब लॉन्गेस्ट चेन होगा, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन बोल सकता हूं मैं, कि ये कहीं ना कहीं कार्बन की बहुत ही लंबी चेनों में से आते हैं। C12, C17, C15 समथिंग। एक एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं यहां पर C17 H35 लेता हूं, तो यहां पर मुझे ये क्लियरली पता लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये एक पार्ट किसका है, ये कहीं ना कहीं एक पार्ट सोप का है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे पार्ट आते हैं कि आयन वाले पार्ट क्या कहते हैं इसको, और कार्बन कंटेनिंग वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मैं बात करूं कि कार्बन कंटेनिंग, तो मान लीजिए मेरे पास ये एक चेन है, किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है सोप की। तो मान लीजिए ये कार्बन की चेन है, बहुत लॉन्गेस्ट चेन है, और मैंने यहां पर एक ऑक्साइड माइनस और ये सॉल्ट दे दिया, मतलब ये एक आयनिक पार्ट है, ये एक आयनिक पार्ट है, और ये एक कहीं ना कहीं कार्बन कंटेनिंग वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, कार्बन कंटेनिंग वाला पार्ट है। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी मैंने आपको थोड़ी से पार्ट को समझाया था, जैसे कोई भी चीज वाटर में सॉल्युबल कब होती है, कोई भी चीज वाटर में सॉल्युबल तब होती है जब हम उससे H+ कहीं ना कहीं क्या ले, कहीं ना कहीं H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर सके। अगर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। अब आप सोच के देखिए, अगर मैं वाटर की रिएक्शन इस जगह पर कराऊं, तो क्या ये नेगेटिव वाला पार्ट H+ ले सकता है, क्या ये नेगेटिव वाला पार्ट H+ ले सकता है? लेकिन अगर मैं यहां पर वाटर की रिएक्शन कराऊं, तो मुझे बताइएगा क्या ये कहीं ना कहीं H+ नहीं ले पाएगा। अब बात आती है दो टर्म्स की, एक हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और एक हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक क्या होता है बेटा? हाइड्रोफोबिक की बात करूं तो हाइड्रोफोबिक का सिंपल सा मतलब है इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। और अगर मैं हाइड्रोफिलिक की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, हाइड्रोफिलिक की, तो हाइड्रोफिलिक क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक का मतलब है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। तो बताइए ये सोप जो है, क्या ये दो टर्म्स से मिलकर बने? दो टर्म्स कौन कौन से हैं? एक है हाइड्रोफोबिक, एक है हाइड्रोफिबिक। इनका जो एक पार्टीशन होता है, पार्टीशन का क्या मतलब है? पार्टीशन का सिंपल सा मतलब है, अगर स्ट्रक्चर को मैं समझाऊं तो सोप कुछ इस तरीके से दिखता है, जहां पर ये एक क्या है, आयनिक पार्ट है, जहां पर ये क्या है, एक आयनिक पार्ट है, और यहां की बात करूं तो ये एक कार्बन कंटेनिंग पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? कार्बन कंटेनिंग पार्ट है। ये स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बने होते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ऐसे स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो मुझे ये बात क्लियर आती है कि यार कहीं ना कहीं वाटर के साथ अगर रिएक्शन होगी, तो बताओ ये बाहर वाला पार्ट तो तुरंत क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये कार्बन कंटेनिंग वाले पार्ट इनसॉल्युबल होते हैं? मतलब ये ऑयल कंटेनिंग होते हैं, ऑयल कंटेनिंग होते हैं, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, रिपल्शन होता है वहां पे। तो मुझे बताइए, क्या यहां ये जो पार्ट है, क्या मैं इसे बोलूंगा हाइड्रोफिलिक? क्योंकि यहां पर क्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं आयनिक पार्ट है, यहां पर कहीं ना कहीं क्या है, आयनिक पार्ट है। और अगर मैं यहां की बात करूं तो क्या ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होना चाहिए? ये कैसा पार्ट होना चाहिए? हाइड्रोफोबिक पार्ट होना चाहिए। इस पूरे पैटर्न को हम जो नाम देते हैं, इस पूरे पैटर्न को हम नाम देते हैं मिशेल। इस पूरे पैटर्न को हम नाम क्या देते हैं? इस पूरे पैटर्न को हम नाम देते हैं मिशेल नाम देते हैं। तो ये नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि मिशेल पार्ट क्या है। अब बात ये समझ में है कि सर ये आयनिक पार्ट ही वाटर क्यों बाहर क्यों होते हैं? जब भाई हम कोई चीज रगड़ते हैं साबुन को, तो मुझे बताइए कहीं ना कहीं बाहरी सरफेस पे ही वो सॉल्युबिलिटी आती है, तभी तो झाग देता है। इसका मतलब ये बाहर कौन से पार्ट होते हैं? बाहर यहां पर होते हैं आयनिक पार्ट, और अंदर कौन से पार्ट होते हैं? अंदर होते हैं कार्बन कंटेनिंग पार्ट। और इनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इनकी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मिशेल बोलते हैं। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो सोप में ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है? सोप में ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक आयन है, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट हैं, तो कार्बोक्सिलिक आयन किस में आता है? सोप में आता है। कार्बोक्सिलिक वाला आयन किस में आता है? सोप में आता है। अगर मैं यही डिटर्जेंट की बात करता, अगर मैं यही कहीं किसकी बात करता? डिटर्जेंट की, तो बेटा डिटर्जेंट में क्या होते हैं? डिटर्जेंट की बात करूं तो डिटर्जेंट में आते हैं सल्फोनिक आयन आते हैं। वहां क्या आते हैं? सल्फोनिक। और पूरी तरीके से बात करूं तो सोडियम और पोटेशियम का ये भी होता है, लेकिन
ये बेंजीन सल्फोनिक पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? बेंजीन सल्फोनिक। यहां पर हम कोई भी आर अटैच कर सकते हैं, कोई भी कार्बन कंटेनिंग पार्ट अटैच कर सकते हैं। मतलब डिटर्जेंट क्या है? मिक्सचर ऑफ सल्फोनेट आयन, मिक्सचर ऑफ सल्फोनेट आयन। और यहां पर ओवरऑल बात करूं तो देखो, अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, सोप में क्या आता है? कार्बोक्सिलिक आता है। डिटर्जेंट में क्या आता है? सल्फोनेट आता है। इसका मतलब क्या, यहां पर भी दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा हाइड्रोफोबिक, एक पार्ट होगा हाइड्रोफोबिक, और एक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक। एक पार्ट होगा हाइड्रोफोबिक और एक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक। अब क्या यहां पर भी सारी चीजें वही सब कुछ आ चुकी हैं। हाइड्रोफोबिक का सिंपल सा मतलब है रिपल्शन करेगा वाटर से। मतलब क्या? हाइड्रोफोबिक मतलब इनसॉल्युबल। हाइड्रोफोबिक मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। और हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? सॉल्युबल इन वाटर। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, आपने कभी सिल्वर एग का नाम सुना है? सिल्वर एग का नाम। सिल्वर एग क्या होता है बेटा? सिल्वर एग क्या होता है? मान लीजिए कोई एग है, ठीक है, कोई कच्चा अंडा ले लीजिए आप। उसके बाहर जो कैल्शियम की परत होती है, उस परत को मैं जला रहा हूं, ठीक है। उस परत को मैं क्या कर रहा हूं? कहीं ना कहीं हीट दे रहा हूं। क्या वो परत कहीं ना कहीं कार्बन के कंटेंट से काली हो जाएगी? कार्बन कंटेनिंग पार्ट होता है भाई, कंबशन प्रोसेस है। कंबशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं क्या है? वो कार्बन कंटेनिंग है। तो ये जो एग होता है ना, ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाता है, कार्बन कंटेनिंग हो जाता है। अब कार्बन कंटेनिंग पार्ट को जब मैं पानी में डिप करूंगा, कार्बन कंटेनिंग पार्ट को जब मैं पानी में डिप करूंगा, तो क्या वो कार्बन कंटेनिंग पार्ट पानी में सॉल्युबल होगा? नहीं होगा। और कार्बन कंटेनिंग पार्ट अगर पानी में सॉल्युबल नहीं है, तो मुझे बताइए, क्या वो वाटर उसके साथ कनेक्ट होगा? नहीं, वो एयर पार्ट में आएगा। और एयर पार्ट में आने पर ये एक सिल्वर कलर का एग बन जाएगा। आप इसे घर पे भी देख सकते हैं। आप क्या करें? अंडे को लें, अंडे को काफी ज्यादा हीट करें कैंडल वगैरह से, उसे ब्लैक कर दे पूरा, ठीक है। और ब्लैक करने के बाद उसको पानी में डिप करना। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो किस कलर का दिख रहा है, ठीक है। ये आपके लिए काम है। तो सोप और डिटर्जेंट को बस हमें बेसिकली इतना ही जानना है कि हाँ, सोप किसका सॉल्ट होता है और डिटर्जेंट किसका सॉल्ट होता है। अब यहां पर आते हैं बेसिक पार्ट पे, कुछ पुरानी बातें करते हैं। जैसे अभी हमने क्या क्या सीखा? हमने अभी सीखा कंबशन के बारे में सीखा। कंबशन क्या होता है? कंबशन का सिंपल सा मतलब है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड थे, हाइड्रोकार्बन थे, उनको मैं एयर के प्रेजेंस में क्या कर रहा था? हीट कर रहा था। और एयर के प्रेजेंस में हीट करने पर क्या बन रहा था? CO2 बन रहा था। क्या मुझे यही पार्ट समझ में आता है कि अगर मैं कंबशन की बात करूं, तो आपने कंबशन में देखा था कि CH4, ये रिएक्शन में आपको पहले ही बता रखी है, O2 के साथ रिएक्शन करने पर क्या होता है? CO2 गैस होती है और वाटर कंपाउंड मुझे मिल जाता है। क्या सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है? सब कुछ डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन पे। क्या ये बात अपन कर चुके हैं? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ कार्बन पे इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि यार एयर वाला पार्ट तो क्या है? एयर वाला पार्ट तो मुझे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से फुल मिल जाएगा। लेकिन कार्बन कंटेनिंग पार्ट जितने ज्यादा होंगे, क्या वो CO2 उतना ही ज्यादा फॉर्म होने वाला है। और जब CO2 उतना ही ज्यादा फॉर्म होने वाला है, तो कंबशन पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे, क्या उतना ही ज्यादा कंबशन प्रोसेस होने वाला है। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि आप मुझे बताइएगा कि कंबशन ऑर्डर पूछ रहा हूं मैं आपसे, कंबशन ऑर्डर में पूछ रहा हूं, बताइएगा जरा कि इन तीनों ऑप्शंस में कंबशन का ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि कंबशन का ऑर्डर कहां आने वाला है। क्या आपको एक चीज दिख रही है कि पहले वाले में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6 हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो सेकंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन है। और अगर मैं यहीं पर लास्ट वाले ऑप्शन की बात करूं, तो 5 ही हो गए, 3 ही हो गए, टोटल कार्बन हो गए 8। और 8 कार्बन बेटा यहां है, 7 कार्बन यहां है। तो क्या मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि 3 का कंबशन सबसे ज्यादा होगा, देन 2 एंड देन 1 होगा। क्या आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ा था? जरा एग्जांपल बताइएगा, एग्जांपल मुझे बताइएगा एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल में, क्या मैं इसे एडिशन रिएक्शन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? जरा बताइएगा मुझे। यहां पर मैंने एक एल्कीन कंटेनिंग कंपाउंड लगा रखा है, ठीक है। यहां मैंने कुछ एक
D2 को जोड़ना चाहा है मेटल के प्रेजेंस में। मेटल में यहां पर कुछ भी ले सकता हूं, मैं यहां पर Mg ले सकता हूं, मैं यहां जिंक ले सकता हूं, मैं यहां Hd निकिल ले सकता हूं। तो बेसिकली पार्ट क्या मैंने लिया, मैंने यहां पर लिया है D2 के प्रेजेंस में प्लैटिनम ले लिया मेटल। कहने का मतलब अब जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं तो प्रोडक्ट मैंने क्या बनाया, प्रोडक्ट मैंने ये बनाया है। अब मैंने D और D को यहां क्या कनेक्ट किया है, जोड़ दिया है। बेटा D और D थे, ये D2, और बाकी सारे पार्ट आपको पता है कि ये क्या है, H2 और H2 है। तो क्या ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं है। लेकिन मान लो यहीं पर मैं D2 को रिमूव कर देता, जब मैं D2 को रिमूव कर दूंगा तो क्या मुझे यहां पर कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा। और ये कैसा है, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। अच्छा, मैंने एलिमिनेशन क्यों बोला, क्योंकि चीजें रिमूव हो रही हैं, और चीजें रिमूव हो रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि मुझे यहां पर टाइप ऑफ रिएक्शन का प्रोसेस जानना है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास चीजें ऐड हो रही हैं तो क्या आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया है, आपने सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म किया है। क्या सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो वीक बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो। क्या ये अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि सब अच्छा बनना चाहते हैं। एक्सोथर्मिक हो गया। अगर मैं यहां सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूं और पाई बॉन्ड को फॉर्म कर रहा हूं तो बेटा अब आप बेकार चीज फॉर्म कर रहे हो, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और देनी पड़ेगी इसका मतलब ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या आपको ये दोनों बात समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल और बताइएगा जरा मुझे कि ये किस चीज का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए बताइएगा फटाफट। मैंने यहां एक एल्केन लिया है, मैंने यहां Cl2 लिया है, Hμ ले लिया है, ठीक है, और मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कहीं ना कहीं Cl लगाया है। हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया है, हाइड्रोजन की जगह Cl लगा दिया है। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब आपने Cl लगाया, मतलब रिप्लेसमेंट कर रहे हो, चीजों को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। आपने इसी में एक और पार्ट पढ़ा था, वो पार्ट था ऑक्सीडेशन का। वो पार्ट किसका था, ऑक्सीडेशन का। अब बताओ जरा आप, ऑक्सीडेशन में आपने क्या समझा था, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या समझा था, कि चीजों को ऐड करना, ऑक्सीजन को ऐड करना कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन था। ऑक्सीजन को निकालना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं रिडक्शन था। तो यहां पर हम जो एजेंट काम करते हैं, जो चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्या मैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलने वाला हूं। मैं उन्हें क्या बोलने वाला हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलने वाला हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल सा मतलब है जो चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं हॉट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की, या फिर K2Cr2O7 की। ये ऐसे रिएजेंट हैं जो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को ऐड कराते हैं। मतलब इनका काम क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप ऑक्सीडेशन कहते हो। अब जरा प्रोसेस को समझो जरा। मान लो मेरे पास ये एक एल्कोहल है और मैंने एल्कोहल के साथ कहीं ना कहीं K2Cr2O7 से रिएक्शन कराइए। क्या K2Cr2O7 का सिंपल सा मतलब है ऑक्सीडेशन, और इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये जो ऐड होते हैं। अब आप सोचो, अगर मुझे इनको ऑक्सीडाइज करना है तो बेटा करना क्या होता है, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, उस कार्बन के सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाते हैं, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन अकेला तो नहीं लगेगा, उसके साथ क्या लगेगा, H लगेगा। तो बताओ ये प्रोसेस कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। और एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं जो आपको अभी नहीं पता है। वो बात क्या है, वो बात है कि जब सेम कार्बन पे 2 OH होते हैं, सेम कार्बन पे 2 OH होते हैं, तो 2 OH में से रिमूव होता है वाटर। और वाटर रिमूव करने का तरीका क्या है बेटा, वाटर रिमूव करने का तरीका है कुछ इस तरीके से, एक जगह से OH और एक जगह से H निकलता है। तो ये बॉन्ड पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा तो तुम मुझे बताओ, बहुत ध्यान से बताना बेटा, क्या ये कार्बोनिल बनने वाला है।
अब इसी तरीके से अगर मैं इसमें करता तो 2 OH से क्या निकालता, वाटर, 1 OH वैसे का वैसा ही लगा होता, और जब यहां पर प्रोडक्ट बनता तो क्या इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा आइडिया है कि किस तरीके से इस अल्कोहल ने ऑक्सीडाइज हुआ, और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक बन गया। मान लीजिए यहीं पर मैं अल्कोहल को कुछ इस तरीके से कर देता, ठीक है। अल्कोहल जब इस तरीके से हो जाएगा तो अब आप मुझे बताओ, अब इस अल्कोहल को जब मैं ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या ऑक्सीडाइज करने का सिंपल सा मतलब है, H को आप किससे रिप्लेस कर रहे हो, OH से। H को किससे रिप्लेस कर रहे हो आप, OH से, मतलब ऑक्सीडेशन कर रहे हो। क्या यहीं के HOH में कन्वर्ट होंगे, और जब यहीं के HOH में कन्वर्ट होंगे बेटा तो सेम कार्बन पे 2 OH क्या वाटर रिमूव करने वाले हो, और जब वाटर रिमूव कर दोगे तो मुझे बताओ क्या यहां कार्बोनिल बन जाएगा। इसे मैं कीटोन का नाम दूंगा। तो किस तरीके से यहां चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं। मान लीजिए यहां पर कुछ ऐसा अल्कोहल होता, अब इस अल्कोहल को जब आप H को OH से रिप्लेस करोगे तो बेटा H तो है ही नहीं यहां पे, और H नहीं है तो मुझे बताइए क्या ये ऑक्सीडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। तो आपको बेसिक पार्ट समझ में आया। अब मैं इन ऑक्सीजन को, इन अल्कोहल को कुछ नाम देता हूं, कुछ डिग्री देता हूं, तो जरा मैं उन डिग्री को समझाना चाहता हूं कि क्या मतलब होता है उस डिग्री का। जरा समझिएगा डिग्री। अब ये लास्ट पार्ट बेसिक सा समझ में आना है। तो सबसे पहले हम जो पार्ट सीखने वाले हैं वो पार्ट हम सीखने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन। क्या मतलब होता है इस डिग्री ऑफ कार्बन का? डिग्री ऑफ कार्बन का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन अटैच विद सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम मान लीजिए इसको। अब सोचिए मुझे इसकी डिग्री निकालनी होती जिस पर मैंने एरो किया है। क्या जिस पर मैंने एरो किया है अगर मैं इसे काउंट करूं तो क्या ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है? ध्यान से देखिए, क्या ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है? इसका मतलब ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ये कितने डिग्री कार्बन होगा? 3 डिग्री कार्बन होगा। अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, क्या ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है? सिर्फ और सिर्फ किससे कनेक्टेड है? एक। वो कार्बन किससे कनेक्टेड है मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये लेना देना है कि ये कार्बन कितने नंबर ऑफ कार्बन से कनेक्टेड है। यही कहलाता है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या ये 1 डिग्री कार्बन होगा? ठीक उसी तरीके से क्या ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है? इसका मतलब ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। ठीक उसी तरीके से ये कार्बन भी एक से ही कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन होगा। जरा एग्जांपल में बताइएगा, आप ध्यान से बताइएगा, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेटा। मान लीजिए मैंने यहां की बात की है, ठीक। अब मैं अलग अलग पॉइंट पे बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप डिग्री ऑफ कार्बन को समझते हो। क्या मुझे बताइएगा, अगर मैं इस जगह पॉइंट आउट करूं, क्या ये जो कार्बन है ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है? इसका मतलब 1 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन की बात करूं तो क्या ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है? एक इससे और एक इससे। इसका मतलब क्या ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन से, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है? इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। और ठीक उसी तरह क्या ये भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। जरा जल्दी से बताइएगा कि इस कंपाउंड में कितने 1 डिग्री कार्बन है, कितने 2 डिग्री कार्बन है और कितने 3 डिग्री कार्बन है। आपको यही बताना है बेटा। जरा ध्यान से करिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। आपको सिर्फ यह बताना है कि कितने डिग्री ऑफ 1 कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं और 3 डिग्री कितने हैं। ऐसा कौन सा कार्बन है जो सिर्फ एक से कनेक्टेड है? देखिए ध्यान से, यहां से क्या ये 1 डिग्री कार्बन हो गया? क्या ये कार्बन 3 से कनेक्टेड है? 1 2 3, इसका मतलब ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें तो ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब 2 डिग्री कार्बन है। इसकी बात करें तो ये भी 2 से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन है। इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, सब 2-2 कार्बन से ही कनेक्टेड है। इसका मतलब 2 डिग्री कार्बन है। क्या आपको दिख रहा है कि 2 डिग्री कार्बन यहां कितने हैं? 5 हैं। 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1 है। और 3 डिग्री कार्बन भी कितना है? 1 है। इसका मतलब 1 है 1 डिग्री कार्बन, 5 है 2 डिग्री कार्बन और 3 है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन कितने हैं?
1 है। अगर मैं यहीं पर छोटा सा एक और पार्ट समझाऊं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, किसकी बात करने वाला हूं, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की, तो सिंपल सा मतलब है, जिस डिग्री का कार्बन होगा, जिस भी डिग्री का कार्बन होगा, वो अपने डिग्री को हाइड्रोजन की डिग्री में भी क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। मैं एक बात ऐसा बोलूं कि 1 डिग्री पर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, 1 डिग्री कार्बन पर जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्या वो सबके सब 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 3 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, क्या वो सब 3 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे, क्या वो सब 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। मतलब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन बताइए कौन कौन से होंगे। क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन सिंपल बोलूं तो 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको। ये रहा 3 डिग्री कार्बन। तो बताओ भैया, अगर मैं अलग अलग लिख दूं, तो मुझे ये दिख रहा है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री कार्बन। बताओ 2 डिग्री पर प्रेजेंट हाइड्रोजन, 2 डिग्री पे प्रेजेंट हाइड्रोजन सब क्या होंगे, ये सब 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। 2 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होंगे, 2 डिग्री होंगे। 1 डिग्री पे प्रेजेंट हाइड्रोजन सब क्या होंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब मुझे ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और यहां पर 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो भी 1 डिग्री होंगे। टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होने वाले हैं, 3 3 6 3 9 9 होने वाले हैं। टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन जरा देखिए, 2 डिग्री कार्बन यहीं पर है तो 2 हाइड्रोजन ही होने वाले हैं। और 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 डिग्री हाइड्रोजन पे एक ही तो हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होने वाले हैं। तो क्या यहां पर मुझे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। जरा यहां पर आपको बताना है टोटल 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। पहले आप ये देखिए कार्बन कौन कौन से हैं, तभी आप निकाल पाओगे। पहले आप ये देखिए कार्बन कौन कौन सी डिग्री के हैं, तभी आप चीजों को यहां पर फाइंड कर पाएंगे। क्या ये सब 2 डिग्री कार्बन है, क्या ये सब 2 डिग्री कार्बन है, क्या ये सब 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब भैया जब 1 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो इसका आंसर हो गया 0। 3 डिग्री है ही नहीं, इसका मतलब हो गया 0। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, इसका मतलब इनका आंसर क्या हो गया, 0। 2 डिग्री कार्बन कितने, 6, और बताइए 6 पर सब पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या आंसर 12 होना चाहिए। अब आप बताइए क्या आपको डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में कोई भी दिक्कत होगी, नहीं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है अपना वो डिग्री ऑफ अल्कोहल है। जब अभी मैं बात कर रहा था, इसीलिए बात कर रहा था जिससे आप ये समझ जाओ कि वो अल्कोहल है कौन से। यहां पर सिंपल सी बात है, डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या कहता है। मान लीजिए ये है OH ग्रुप, ये कहता है OH जिससे भी कनेक्टेड होगा, OH जिस कार्बन से कनेक्टेड होगा वो उस कार्बन की डिग्री को कंटेन कर लेता है। क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर जो OH कनेक्टेड है वो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड OH 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। मान लो यहां पर OH होता तो क्या ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, और जब एक कार्बन से कनेक्टेड है तो कार्बन की डिग्री क्या हो गई 1, तो भैया OH की डिग्री भी क्या हो गई 1 डिग्री अल्कोहल। क्या आपको ये डिग्री ऑफ अल्कोहल में कोई दिक्कत होगी? जरा आप प्रीवियस एग्जांपल में जरा मुझे देख के बताइएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि इस जगह पर ये क्या है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल, इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल ये है। अगर क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री कार्बन, तो OH क्या हो गया 1 डिग्री होगा, तो अल्कोहल भी क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। ठीक उसी तरीके से क्या ये 2 डिग्री कार्बन था, तो अल्कोहल भी क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्या ये 3 डिग्री कार्बन था, तो भैया अल्कोहल भी क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ? 3 डिग्री अल्कोहल इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं हुआ क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है 0 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 0 है, तुम किस OH को
रिप्लेस करोगे, नहीं कर सकते, तो वहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। अब इस तरीके से अपन ने ये सारी चीजें सीख ली। अब जरा होमवर्क की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको निकालना है क्या, सभी जितने भी कंपाउंड मैं बोलूंगा उन सब में डिग्री ऑफ कार्बन निकालने हैं टोटल। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन, ये निकालना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल निकालने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन टोटल निकालने हैं और 3 डिग्री हाइड्रोजन टोटल निकालने हैं। जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कौन कौन से हैं समझिए बेटा, क्वेश्चन को समझें और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बेटा। पहला क्वेश्चन है ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास ये। तीसरे क्वेश्चन में मैं अल्कोहल भी लगा रहा हूं, तो इसका मतलब आपको डिग्री ऑफ कार्बन तो बताना ही है, और लास्ट में क्वेश्चन के रूप में आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल भी बताना है। क्या बताना है, डिग्री ऑफ अल्कोहल भी बताना है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां मैंने OH लगा दिया है और यहां मैंने OH लगा दिया। अब आपको यहीं पर सब कुछ, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये तीनों आपको इन 3 क्वेश्चंस में सॉल्व करने। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं यहां पर, देखिएगा। अगर मैं बात करूं तो मुझे क्लियर वे में यह दिख रहा है कि यहां कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है, क्या है, 3 से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, मतलब ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। क्या ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्या ये 2 डिग्री कार्बन है और ये क्या है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक उसी तरीके से क्या ये 1 डिग्री कार्बन है, क्या ये 2 डिग्री कार्बन है, क्या ये 3 डिग्री कार्बन है। दिख रहा है आपको, 1 कनेक्टेड, 2 कनेक्टेड, 3 कनेक्टेड, लेकिन ये कितना है, 1 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ एक से ही कनेक्टेड है। 1 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। बिल्कुल सही कर रहे हो आप, बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सीखो और चीजों को अपने माइंड में सेट करो। क्या ये 1 डिग्री दिख रहा है, क्या ये 2 डिग्री दिख रहा है। 3 लाइन देखकर कभी 3 डिग्री मत बोलना, क्योंकि ऊपर OH कनेक्टेड है। हमें सिर्फ कार्बन देखना होता है कि कार्बन से कितने कार्बन कनेक्टेड है। तो भैया जब ये 2 डिग्री कार्बन है तो अल्कोहल भी कैसा हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक उसी तरीके से क्या ये 3 डिग्री कार्बन दिख रहा है, क्योंकि 3 कार्बन से कनेक्टेड है। क्या ये 1 डिग्री कार्बन है, क्या ये भी 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो फिर अल्कोहल कैसा हो गया, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इस तरीके से अपन ने पूरे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के पूरे बेसिक को बहुत अच्छे से जाना है, और ये लेक्चर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी तरीके से आपका आधार जेई बैच बहुत अच्छा होने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।